वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 130 है। यूपीपीएससी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और जितने भी टेस्ट सीरीज है उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 130 तक पहुँच सकते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये साइंस का प्रश्न है। डायनामो जो होता है, डायनामो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और जो माइक्रोफोन है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जो गुरुत्व जनित त्वरण है उसका मान घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। घटता है। देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व जनित त्वरण यानी जी का मान जो है वो घटता है, और पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान जो है महत्तम होता है, और विषुवत रेखा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान न्यूनतम होता है। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यदि लिफ्ट नीचे की तरफ उतरती है उस समय लिफ्ट का जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसके फर्श से ऊपर उसके छत से जा लगेगा। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। आपने खुद से ही महसूस किया होगा ये चीज़, अगर लिफ्ट में बैठे हो ये यूज़ की होगी तो। और जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित जो पिंड है उसका भार घटा हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाइड्रोलिक प्रेस निम्नलिखित में से किस नियम पर काम करता है? पास्कल के नियम पर कार्य करता है। रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछा गया ये प्रश्न। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सारे के सारे पास्कल नियम पर आधारित यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/5, 1/8, 1/9, 1/10। इसका आंसर 1/10। तो जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग जो है वो पानी के ऊपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। एक आदर्श तरल की श्यानता यानी जो विस्कोसिटी होती है वो कितनी होती है? कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। देखिए, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है श्यानता कहलाती है विस्कोसिटी। श्यानता केवल द्रव और गैस का गुण है। आदर्श तरल की जो श्यानता होती है वो 0 होती है। सरसों ऑयल यानी मस्टर्ड ऑयल जो है उसमें श्यानपन होता है, मतलब उसकी विस्कोसिटी अधिक होती है। जब उसको आप गैस पे किसी पात्र में गर्म करोगे तो वो पतला सा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यानी क्या हुआ, उसका श्यानपन कम हो गया, उसकी श्यानता कम हो गई। गर्म करने पर, तापमान बढ़ाने पर स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है कि तापमान बढ़ाने पर विस्कोसिटी घटेगी या बढ़ेगी? तो घट जाती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता यानी विस्कोसिटी, अभी बताया था ऊपर, घट जाती है। तो ताप बढ़ने पर द्रव का जो श्यानपन है या उसकी श्यानता विस्कोसिटी जो है वो घट जाती है, लेकिन गैसों की बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितने सेकंड लगते हैं? देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1.28 सेकंड। देखिए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, तथा चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.2 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। ये साइंस के प्रश्न हो गए सारे। चलिए, निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है। कौन सा करेक्ट है इसमें? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को तो देख लेता अच्छे से,
परंतु दूर की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती और इस दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेंस की गोलाई बढ़ गई, लेंस की क्षमता बढ़ गई, लेंस की फोकस दूरी घट गई। इस कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनेगा। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट प्रश्न, कॉनकेव लेंस, हिंदी में अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया में वृद्धावस्था के कारण आँख की जो सामंजस्य क्षमता है वो घट जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। ठीक है। जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया के निवारण हेतु वाई फोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जैसे एक निकट दृष्टि दोष हो गया, एक दूर दृष्टि दोष हो गया, वैसे ही हो गया जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया। और प्रेस बायोपिया से रिलेटेड ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। विद्युत धारा एक सदिश राशि है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, कौन सा करेक्ट है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, बी करेक्ट है केवल। देखिए, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है और इसका एसआई मात्रक एम्पियर है और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ये अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ पूछ ली जाती हैं। वैसे तो यूपी पीसीएस में नहीं पूछी गई थी इस बार, लेकिन ये पूछ लेता है कभी साल दर साल छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कार्बन पेपर के आविष्कारक कौन है? रॉल्फ वेजवुड, ऑप्शन नंबर ए। तो कार्बन पेपर के आविष्कारक रॉल्फ वेजवुड थे। इनका संबंध जो है वो इंग्लैंड से था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1952 में किया था। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में यानी मॉडरेटर के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है और मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। धीमा करेगा, बढ़ाएगा? धीमा ही करेगा, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। घुलनशील नमक मिलाने पर जो जल का पृष्ठ तनाव है वो घटेगा या बढ़ेगा? देखिए, वो बढ़ जाएगा। घुलनशील नमक मिलाने पर जो जल का पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टाइफाइड, एंथ्रेक्स तथा मुहासे बैक्टीरिया से होते हैं। डेंगू, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा वायरस से। सामान्य त्वचा रोग, फंगस, फंजाई, निंद्रालु व्याधि, लीशमानिया, प्रोटोजोआ। निंद्रालु व्याधि लीशमानिया प्रोटोजोआ से नहीं होती। होती तो प्रोटोजोआ से, लेकिन लीशमानिया से नहीं होती। वो किससे होती है? ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से। तो मलेरिया हो गया, काला आजार हो गया, निंद्रालु व्याधि हो गई, ये ट्रिप्नोसोमा से होने वाले रोग हैं। इसमें भी कैटेगरी डिफाइन कर दें तो मलेरिया और काला आजार होता है वो लीशमानिया प्रोटोजोआ से और निंद्रालु व्याधि होती है वो है ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला है प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ध्वनि तरंगे जो हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, कौन सा इसमें सही है? देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो ध्वनि तरंगे जो हैं वो यांत्रिक तरंगे हैं और निर्वात में संचरित नहीं हो सकती ध्वनि तरंगे और इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी मीडियम चाहिए इनको। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने। देखिए, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसकी बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्याख्या की। आवर्ती के एसआई मात्रक का नाम जो है इन्हीं के नाम पर हर्ट्ज रखा गया और इन्होंने ही जे.सी. मैक्सवेल को विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रयोगों की पुष्टि की। ठीक है, इन्होंने ही जे.सी. मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रयोगों द्वारा पुष्टि की। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वो कौन सा लक्षण है जिसके द्वारा उसके मोटे या पतले होने का निर्धारण होता है? क्या कहलाता है? ध्वनि का वह कौन सा लक्षण है जिसके द्वारा उसके मोटे या पतले होने का निर्धारण होता है? फ्रीक्वेंसी, पिच, वेवलेंथ, इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर है पिच यानी तारत्व। तो ध्वनि का वह लक्षण जिससे उसके मोटे या पतले होने का निर्धारण होता है वो पिच यानी तारत्व कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे पिच कहते हैं, तारत्व कहते हैं। यदि आवृत्ति उच्च हो तो तारत्व भी उच्च होता है और आवृत्ति निम्न है तो तारत्व भी निम्न होगा। देखिए, पिच जितना अधिक होगा आवाज़ उतनी पतली होगी, पिच जितना कम होगा आवाज़ उतनी मोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी ठोस, द्रव और गैस। अगर ध्वनि की चाल की बात करें तो ठोस से गैस की तरफ जाएगी तो ध्वनि की चाल घटती जाएगी और गैसों से ठोस की तरफ जाएगी तो ध्वनि की चाल बढ़ती जाएगी। सर्वाधिक ठोस में होती है, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम होती है गैस में। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 3। देखिए, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में क्या था, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, सही है स्टेटमेंट। और दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, तीसरा वाला सही है। ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल घटती जाती है, ना कि बढ़ती। सर्वाधिक किस में होती है, ठोसों में, उससे कम गैस, द्रव में, और सबसे कम गैस में। तो ये जनरल साइंस के 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, आरओ में भी पूछे जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ठीक है, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में 399 का।